डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यूक्लिड्स एल्गोरिथम की बात की थी और मैंने उसको एक्सप्लेन किया था क्या होता है यूक्लिड्स एल्गोरिथम और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो होता है वो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यूज में आता है। तो इस बार भी हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि आपकी बुक का एग्जांपल है और इसको लेकर हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज़ किस तरीके से एचसीएफ निकालने में किया जाता है उसको सीखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। आपके पास दो नंबर है, इन दोनों का यूज़ करके बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम आपको इन दोनों का एचसीएफ पता करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो बिगर वैल्यू होगी उसको हम मान लेंगे, उसको एज्यूम करेंगे ए, स्मॉलर वैल्यू जो होगी उसको हम इमेजिन करेंगे बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ए और बी डिसाइड कर लिया। हमारा क्या है, फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमें इसको लिखना पड़ेगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो ए है वो डिविडेंट होता है, बी डिविजर होता है, क्यू कोशेंट होता है और आर जो रहता है वो रिमाइंडर रहता है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो 12576 है उसको आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम 12576 को डिवाइड करते हैं 4052 से, तो 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर बच रहा है 420। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बच गया है 420। तो अगर आपने पिछला लेक्चर ध्यान से देखा हो तो आपको ध्यान होगा कि जो रिमाइंडर है उसको 0 होना चाहिए, लेकिन यह रिमाइंडर कितना बच रहा है 420। अब अगर इसको आप लेमा के फॉर्म में लिखते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो हम 12576 को लिख सकते हैं 4052 इंटू 3 प्लस 420। ठीक है, अब रिमाइंडर क्योंकि 0 नहीं बच रहा है तब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा कि जो आपका डिवीजर था, लास्ट डिवीजर था, जो आपका पिछला डिवीजर था वो अब आपके लिए डिविडेंट हो जाएगा और आपका जो रिमाइंडर है वो आपके लिए डिवीजर हो जाएगा। मतलब कि जो पिछला वाला, पिछली वैल्यू जिससे कि आप डिवाइड कर रहे थे उस वैल्यू को अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा रिमाइंडर से। तो फिर से एक बार हम डिवाइड करके देखते हैं। 4052 को जब मैं 420 से डिवाइड करता हूँ तो 9 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, लेकिन फिर से यहाँ रिमाइंडर बच जाता है। अब रिमाइंडर यहाँ कितना बच गया है 272। अब 272 यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन आपको रिमाइंडर कितना चाहिए था 0 चाहिए था। तो अभी आपका एल्गोरिथम खत्म नहीं हुआ है, तो फिर आपको फिर से इसको लेमा के फॉर्म में अगर लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं। 4052 को अगर लेमा के फॉर्म में मैं लिखता हूँ तो होता है 420 इंटू 9 प्लस 272। अब जो पिछला वाला डिविजर था आपका 420 वो आपके लिए डिविडेंड हो जाएगा और जो रिमाइंडर अभी बचा है वो आपके लिए डिविजर हो जाएगा। मतलब पहले जिस वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे थे उस वैल्यू को आपको फिर से डिवाइड करना है रिमाइंडर से। तो फिर से एक बार हम डिवाइड करते हैं 420 को 272 से। जब हम 420 को 272 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो डिविडेंड जो क्वोशंट आता है 1 आता है, लेकिन फिर से रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 148। अब रिमाइंडर फिर से 148 बच गया तो ये प्रोसीजर हम फिर से अप्लाई करेंगे। इसके पहले जो हमने 420 था उसको अगर हम लेमा के फॉर्म में लिखे तो हम 420 को लिख सकते हैं 272 इंटू 1 प्लस 148, डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। ठीक है, अब जो आपका रिमाइंडर है वो आपके लिए डिविजर हो जाएगा और पिछला वाला जो डिविजर था वो आपके लिए डिविडेंड हो जाएगा। तो फिर से एक बार हम लेमा अप्लाई करते हैं। 272 को 148 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम्स डिवाइड होगा, लेकिन रिमाइंडर फिर से 124 बच जाएगा। रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब आपकी प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुई है, आपको फिर से एक बार लेमा लगाना पड़ेगा। 272 को फिर से लेमा के फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो रिमाइंडर बच रहा है 124, रिमाइंडर जो 124 बच रहा है ये वो आपके लिए डिवीजर हो जाएगा और 148 फिर से डिविडेंड हो जाएगा। तो 148 को फिर से 124 से डिवाइड किया आपने तो रिमाइंडर फिर से कितना बच रहा है 24। आपको रिमाइंडर कितना चाहिए 0, तो रिमाइंडर अभी भी आपका 0 नहीं हो रहा है। तब जो पिछला वाला जो डिवीजर था 124 वो अब आपके लिए डिविडेंड हो जाएगा। पिछले वाली वैल्यू को अब आपको नए वाले रिमाइंडर से डिवाइड करना है। तो 124 को जब 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, लेकिन रिमाइंडर 4 बच रहा है। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है, ये भी प्रोसेस आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगी।
तो फिर से एक बार हम क्या करेंगे, जो पिछला वाला डिवीज़र था मतलब 24 था, उस 24 को यहाँ प्लेस करेंगे और 24 को नए वाला जो रिमाइंडर आया उससे डिवाइड करेंगे, तो अब ये 6 टाइम्स चला जाएगा। अब आप देखते हैं कि रिमाइंडर यहाँ पर 0 बच रहा है, तो जब तक ये प्रोसेस चलेगी जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन में जो लास्ट वाला डिवीज़र था, यहाँ लास्ट वाला डिवीज़र कितना है 4, तो वो जो लास्ट वाला डिवीज़र होता है वो आपका क्या होता है HCF। तो आई होप इस एग्जाम्पल को आपने अच्छे से सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर इस टाइप के आपको और क्वेश्चंस देखना है तो जो आपकी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन का। और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप, तो यूक्लिड डिवीजन का यूज़ आप बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो उसके एप्लीकेशन है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर को सॉल्व करने के काम में आते हैं। तो नंबर की प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें क्या दिया है आपको, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। उन्होंने बताया है कि आपको ये शो करना है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, 2q के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आप 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज सम इंटीजर। तो जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है आपको प्रूफ करने के लिए, तो सबसे पहले आपको मानना है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपको वहाँ पर कोई नंबर ए लेना है, उसको आपने मानना है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2। अब ये b इज इक्वल टू 2 किस बेसिस पे माना है, जो वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है वो आपकी b वैल्यू है। तो आपने क्या मान लिया इसको, लेट b इज इक्वल टू 2। देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगाना है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है, a इज इक्वल टू 2q+r। यूक्लिड्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2q+r, जहाँ पर r कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। r की वैल्यू आपने पिछला लेक्चर अगर ध्यान से सुना हो तो r की जो वैल्यू होगी वो b से कम होगी। तो यहाँ पर b हमारा कितना है, b है 2। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0 या फिर 1, क्योंकि हमेशा इसकी वैल्यू b से कम ही होगी। ठीक है, तो अगर इस तरीके से है तो मैं a की वैल्यू अगर फाइंड करूँ, जब मैं a में r की जगह 0 रखूँगा, r की जगह 0 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 2q। और जब r की जगह हम 1 वैल्यू पुट करते हैं तब हमें क्या मिलेगा 2q+1। तो a की दो वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 2q और a इज इक्वल टू 2q+1। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हो तो इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q, अगर मैं ऊपर वाला ये फॉर्म लेता हूँ कि अगर a की वैल्यू में 2q इमेजिन करता हूँ, देन a विल बी एन इवन नंबर। क्यों इवन हुआ, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए अगर a जो है वो a इज ऑफ द फॉर्म 2q देन a विल बी इवन। एंड इफ a इज इक्वल टू 2q+1, अगर मैं a की वैल्यू 2q+1 मानूँ तब a कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2q+1 वाली वैल्यू दे रखी है जो कि एक टाइप की ऑड इंटीजर की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ किया कि जो a है वो कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, और वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। लेकिन अगर इवन वैल्यूज़ की बात की जाए तो a की जो इवन वैल्यू है वो किस फॉर्म में है, a की इवन वैल्यू है 2q के फॉर्म में। तो जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था इसमें क्या है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो इवन हो चाहे ऑड हो, अगर इवन होगा तो उसको 2q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं और ऑड होगा तो 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको ये प्रूफ करना है कि कोई अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो या तो 4q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसे,
या फिर 4q+3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और q जो सा पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था, q इज सम इंटीजर। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, a कैसा है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है। और b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4। अब b इज इक्वल टू 4 किस बेसिस पे लिया गया है यहाँ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में q के साथ आपको 4 दिख रहा है, तो आपको b कितना मानना पड़ेगा, यहाँ पे b की वैल्यू लेना पड़ेगी 4। और जब b की वैल्यू 4 रहेगी तो r की वैल्यू कितनी हो सकती है, r की वैल्यू b से एक वैल्यू कम होगी, मतलब r आपका 0 हो सकता है, r आपका 1 हो सकता है, r 2 हो सकता है और r 3 हो सकता है, r ऑलवेज लेस देन b होता है। तो यहाँ पे b 4 है, इसलिए जो r की वैल्यू होगी वो 0, 1, 2 और 3 होगी। तो अगर यूक्लिड्स एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखे हम तो a इज इक्वल टू 4q+r होगा, ठीक है। तो r की वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें तो r की क्या क्या वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, अगर जब मैं a की वैल्यूज अगर मैं लिखना चाहूँ तो जब मैं r इज इक्वल टू 0 लिखूंगा तो मुझे मिलेगा 4q, r इज इक्वल टू 1 लिखूंगा तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी 4q+1, व्हेन r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तब मुझे वैल्यू मिलेगी 4q+2, और r इज इक्वल टू 3 पे हमें वैल्यू मिलेगी 4q+3। तो फिर से जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, सिंस a इज एन ऑड सो a कैन नॉट बी 4q एंड 4q+1। हमें क्वेश्चन में जो दिया है वो ऑड नंबर के लिए सॉल्व करना है, तो ऑड नंबर के लिए सॉल्व करना है तो 4q और 4q+2 जो दो वैल्यूज है, ये दोनों वैल्यूज जो है ये तो कैसी होंगी, ये इवन वैल्यूज होंगी जो कि हमारे काम की नहीं है। तो फिर ऑड वैल्यूज कौन कौन सी होगी, ऑड वैल्यूज हो जाएगी 4q+1 और 4q+3। तो जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 जो है वो इसी तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक और क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं। स्वीट सेलर है 420 काजू बर्फी, एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है। शी वांट्स टू स्टेक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टेक हैज़ द सेम नंबर। वो इस तरीके से स्टेक में अरेंज करना चाहती है कि सभी स्टेक में सेम नंबर हो एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और वो जो ट्रे जिसमें भी रखे उसमें मिनिमम एरिया ऑक्यूपाइड करा। आपको इस तरीके से अरेंज करना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन स्टेक इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस। तो आप इस टाइप से ध्यान रखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो यहाँ हमें दो नंबर दिए हुए हैं 420 और 130, तो 420 और 130 का हम एचसीएफ निकालेंगे। बिगर वैल्यू 420 दिख रही है, स्मॉलर वैल्यू 130, तो हम क्या करेंगे 420 को 130 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा बच रहा है 30। रिमाइंडर अगर 30 आ रहा है तो अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आपको फिर से एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो रिमाइंडर है उसको पिछला वाला जो डिवीजर था 130, तो पिछले डिवीजर 130 में नए वाले रिमाइंडर 30 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इस बार फिर से हमने चेक करा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो जो पिछला वाला डिवीजर 30 था उसको नए वाले रिमाइंडर 10 से डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो अगर इस केस में रिमाइंडर 0 आ जाता तो जो लास्ट डिवीजर था, लास्ट टाइम आपने जिससे डिवाइड किया था, वो वैल्यू आपकी एचसीएफ हो जाएगी। तो यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा 10। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो स्वीट सेलर है वो 10 कैन मैक्स स्टेक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फी, दोनों तरह की बर्फी के लिए वो 10-10 का स्टेक बना सकता है। नेक्स्ट जो वीडियो जो लेक्चर रहेगा उसमें हम आगे के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और आपके एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो सेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।